नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल में फिर से पधारने के लिए मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हमने अपना एपिसोड शी जिनपिंग जो कि चीन के प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर रखा है, क्योंकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की कुंडली से भी ज़्यादा महत्व होता है राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली का। तो राष्ट्राध्यक्ष चीन के हैं शी जिनपिंग और इनकी कुंडली की विवेचना आज हम करेंगे। दोस्तों, शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 को हुआ था 12 बजे और बीजिंग में इनका जन्म हुआ। उसके आधार पे हमने इनकी कुंडली बनाई है और ये इनकी कुंडली आप देखिए, पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, कर्क राशि है इनकी और इनकी कुंडली में लग्न 28 डिग्री की है। इसलिए जो मूल कुंडली से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी कुंडली में भाव चलित कुंडली है। तो ये आप भाव चलित कुंडली देखिए और इस कुंडली में मंगल और सूर्य गुरु के साथ दशम स्थान में है दोस्तों, और बुध केतु के साथ एकादश में है, राहु पंचम में है और शनि दूसरे भाव में और शुक्र त्रिकोण में है, चंद्रमा प्लूटो के साथ है। तो ये कुंडली जब पहली नज़र में आपके सामने आएगी तो हम ये बता सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति का मंगल और सूर्य दोनों ग्रह जो कि मजबूत ग्रह हैं, स्ट्रेंथ देने वाले ग्रह हैं, एनर्जी वाले ग्रह हैं, ये दोनों 10th हाउस में ही इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है और वहाँ पर ये स्थित है। तो निश्चित रूप से एक स्ट्रेंथ इनको ज़रूर प्रदान होती है इस कुंडली के द्वारा। लेकिन चूँकि सूर्य से मंगल कंबस्ट है और बहुत ही ज़्यादा दो हाई एनर्जी गिविंग प्लैनेट्स जो हाई फ्रिक्वेंसी प्लैनेट्स हैं, ये दोनों दसम भाव में है और प्लूटो के साथ चंद्रमा है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूटो जो है वो बहुत ही उत्तेजना वाला ग्रह है, डिस्ट्रक्शन वाला ग्रह है और वो जब चंद्रमा के साथ बैठता है जो कि मन के कारक हैं चंद्रमा, तो निश्चित रूप से एक डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड देता है। तो ये शी जिनपिंग की ये जो कुंडली है ये बता रही है कि उनके अंदर एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। और ये कैसे हम आपको बता सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल इनकी लाइफ के इवेंट्स को देखिए महादशा के सापेक्ष, तब आप समझ पाएंगे कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म हुआ तो महादशा निश्चित रूप से शनि की शुरू हुई जो कि 1959 तक चली और उसके बाद शनि के बाद बुध की दशा आती है और बुध जैसा कि राहु केतु के एक्सिस के साथ था तो बुध 1976 तक इनका चला दोस्तों। और ये समय इनकी लाइफ में अच्छा नहीं रहा, खास करके इनके पिता के लिए शुक्र का जो पीरियड है दोस्तों, इनके जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन उसने वो लेके आया और ये 2003 तक ये समय चला। और 2003 के बाद जब सूर्य की दशा आई तो सूर्य चूंकि इनके लग्न के मालिक हैं और दशम भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके बैठे हुए हैं, तो उसी समय 2007 में सूर्य की महादशा में इनको इलाइट कमिटी जो वहाँ पर जो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी का एक दल बनता है, एक समूह बनता है, उसके ये मेंबर बने और 2008 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने। तो सूर्य दशा ने इनको बहुत कुछ दिया और सूर्य के बाद जब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद चंद्र की दशा दोस्तों आती है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। चंद्र की दशा 2009 में आई और उसके बाद फिर इन्होंने 2012 में ये हेड ऑफ द पार्टी बने चंद्र की दशा में ही और वहाँ पे इन्होंने एक एंटी करप्शन ड्राइव किया। और 2009 में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चंद्रमा इनका प्लूटो से प्रभावित है और इनके ऊपर ये आरोप है कि चंद्र महादशा में अर्थात 2009 से जो 19 का पीरियड था, ये जो पीरियड, इसमें इन्होंने अपने जितने विरोधी थे उन सभी को एंटी करप्शन ड्राइव के बहाने धीरे धीरे किनारे कर दिया और ये पार्टी प्रमुख भी 2012 में बन गए चंद्र महादशा में ही। और पार्टी प्रमुख बनने के बाद 2013 में ये प्रेसिडेंट बने और जबकि चंद्र में गुरु का अंतर था। ये महादशाएं आप जरूर याद रखिए, जब ये हेड ऑफ द पार्टी बने तब भी चंद्र में गुरु का पीरियड था
और प्रेसिडेंट बने तब भी चंद्र में गुरु का दोस्तों पीरियड था। तो 2019 तक इनका चंद्रमा की दशा चली। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब लग्न मजबूत नहीं होता तो चंद्र मजबूत हो जाता है, और चंद्र कुंडली मजबूत हो गई कर्क लग्न के आधार पर, और चंद्रमा स्वग्रही है, प्लूटो के साथ है। तो इन्होंने संघर्ष करते हुए अपने विरोधियों को समाप्त करते हुए काफ़ी सफलताएं पाई चंद्र दशा में, और पार्टी के प्रमुख बन गए और देश के प्रमुख भी चंद्र महादशा में दोस्तों ये बन गए। और न सिर्फ बने बल्कि उसके बाद इन्होंने काम भी किया, और 2018 में ये पुनः री इलेक्ट हुए। 2017 में माफ़ कीजिएगा, ये फिर से पार्टी चीफ बने, और 18 में इन्होंने एक ऐसा संशोधन कर दिया जिसमें प्रेसिडेंट के लिए, जैसा कि पहले 2 टर्म का रेस्ट्रिक्शन था, उसको इन्होंने हटा दिया। तो चंद्र दशा में ही इन्होंने दोस्तों अपने सारे विरोधियों का काम तमाम किया, उनके ऊपर सुप्रीमेसी अपनी बनाई, ये बात स्पष्ट है। तो ये प्लूटो का जो लोग ज्योतिष के को सीख रहे हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए मूल कुंडली में तो चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है, कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, हालांकि स्वग्रही है, लेकिन उसका जो भाव है वो 12वां भाव है। परंतु चूंकि लग्न कुंडली मजबूत नहीं है, 28 डिग्री की लग्न है, इसलिए चंद्र कुंडली मजबूत हो जाती है, और प्लूटो उसके साथ बैठा है। तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से और एक जो डिक्टेटरशिप की भावना को लेते हुए अपने सारे दुश्मनों को इस पीरियड में समाप्त किया, देश की सत्ता संभाली, और फिर से एक ऐसा नियम जो कि 2 टर्म से ज़्यादा किसी को बैठने नहीं देता था सत्ता में, उसको भी इन्होंने हटा दिया, और जीवन पर्यंत ये प्रेसिडेंट रहें, इस तरह की व्यवस्था बना ली। लेकिन दोस्तों व्यक्ति जो भी कहे, जितनी भी चालाकी करे, जैसा कि कहा जाता है कि रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना लिया था, लेकिन फिर भी शनि ने अपनी चाल बदल दी और रावण का अंत शनि की वजह से हुआ। उसी तरह से भले ही सारे अपने मार्ग को इन्होंने निष्कंटक कर लिया हो, ऐसा लगता है अपने देश में, लेकिन अब ये जब विश्व विजय की अभिलाषा शायद मन में रखे हुए हैं, तो देखते हैं कि आइए इनकी अभिलाषा पूरी होती है कि नहीं। अब दोस्तों हमारा ये फोकस इस देखिए आप, ये मंगल दशा पर आ जाता है, और ये जो मंगल की दशा है, ये मंगल कैसा ग्रह है वो देखने के लिए आइए हम पहले ये देखते हैं कि मंगल की दशा 14 जनवरी 2019 से शुरू हुई है, और पहले मंगल में मंगल चला, आप देख सकते हैं 11 जून तक। उसके बाद मंगल में राहु चला 29 जून 2020 तक, यानी कि आज तक इनका मंगल में राहु दोस्तों चल रहा है। आज से ही मंगल में राहु के बाद मंगल में गुरु की दशा शुरू हो रही है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दशा है दोस्तों। कैसे है ये, आइए इस चार्ट से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इष्ट फल और कष्ट फल बताने वाला टेबल आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि सूर्य बहुत ही अच्छा ग्रह है इनके लिए, 49.99 इसका इष्ट फल है, सिर्फ 5.9 कष्ट फल है। चंद्रमा भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा निगेटिव ज़्यादा है, लेकिन मंगल दोस्तों जिसकी महादशा चल रही है वो सिर्फ 5.35% जो है ये शुभ फल दे रहा है, जबकि 50% उसका अशुभ फल है। और इसमें जो गुरु की अंतर्दशा है ये आप देख सकते हैं, तो वो सिर्फ 15% शुभ है और 30% अशुभ है। तो दोस्तों महादशा और अंतर्दशा दोनों के स्वामी, जैसा कि आप इस टेबल में देखिए, मंगल में गुरु, और दोनों ही इष्ट फल दोनों का ही बहुत कम है और कष्ट फल बहुत ज़्यादा है। ये समय इनका 29 जून से 2020 से शुरू हो गया और 5 जून 2021 तक चलेगा। तो कुल मिला के एक बात तो हम ये कह सकते हैं अभी कि अब इनका समय, जो ये अच्छा समय एंजॉय कर रहे थे, अब वो समय इनका खराब शुरू होता है। खासकर 5 जून 2021 तक का समय तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बनता है दोस्तों। अब आइए इससे टेबल से, इस चार्ट से समझिए कि मंगल और गुरु ये दोनों चूंकि कष्ट फल ज़्यादा दे रहे हैं और दोनों निश्चित रूप से इनके लिए समस्या मूलक ग्रह हैं। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि
कौन सी दिशा के मंगल और गुरु मालिक होते हैं, और निश्चित रूप से चीन के ऊपर अटैक करने के लिए या चीन के जो वो कोने हैं, वो जो दिशाएं हैं, वो दिशाएं वल्नरेबल हैं, या वहाँ पर अगर कोई संकट आता है तो इनके लिए संभालने में बड़ी मुश्किल होगी। तो मंगल की दिशा, जैसा कि दोस्तों आप इस चार्ट से देखिए, मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और गुरु जो है उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं। तो दक्षिण दिशा से अगर कोई बात होती है, कोई अटैक होता है या कोई समस्या होती है, तो चीन को संभालने में बहुत मुश्किल होगी। और उत्तर पूर्व की दिशा, जो कि रूस हम कह सकते हैं, इस दिशा से अगर उसको कंट्रोल किया जाए चीन को, तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बात एक इस एनालिसिस से निकल के आती है कि चीन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, जैसे हाथी पर अंकुश लगाया जाता है, छोटे से अंकुश से हाथी को कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह से चीन का अंकुश दक्षिण दिशा में है और दूसरा अंकुश है उत्तर पूर्व दिशा में। अब भारत जिस दिशा में आता है, ये देखिए, ये भारत है और भारत की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा है। और आप इस चार्ट से देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठते हैं राहु और केतु। तो अगर भारत पे चाइना अटैक करता है या भारत की दिशा में जाता है, तो राहु केतु की दिशा में हो जाएगा और निश्चित रूप से भारत की तरफ बढ़ता हुआ उसका हर एक कदम उसके लिए समस्या का कारण निश्चित रूप से बनेगा, राहु केतु के चक्र में वो फंसेगा। तो ये कुछ बातें मोटी मोटी समझ में आती हैं। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सा समय है जो महादशा के आधार पे हमने ये बताया था कि 29 जून 2020 से 5 जून 2021 ये समय शी जिनपिंग के लिए खराब है। अब इसमें भी हम और भी ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि कौन सा समय उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब है। हमने अष्टक वर्ग में और ये जो कक्षाएं हैं उसमें एनालिसिस किया है शनि का, सूर्य का, गुरु का और मंगल का, क्योंकि गुरु और मंगल नकारात्मक फल दे रहे हैं। सूर्य का इसलिए क्योंकि सूर्य इनकी लग्न का मालिक है, और शनि क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इनके अष्टक वर्ग की गणना से दोस्तों हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि 29 जुलाई के आसपास, 29 जुलाई से जो गोचर है ग्रहों का, वो शी जिनपिंग के लिए काफ़ी खतरनाक है। और ये गोचर लगभग नवंबर 20 तक, या माफ़ कीजिएगा, ये गोचर 25 दिसंबर तक बहुत ही खराब है शी जिनपिंग के लिए। 29 जुलाई से 25 नवंबर तक का समय, 25 दिसंबर तक का समय शी जिनपिंग के लिए काफ़ी खराब है। और इस समय इनके ऊपर कोई हमला हो सकता है, कोई घातक आघात हो सकता है, या इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। निश्चित रूप से ये जो समय है इनको परेशानी देने वाला होगा। चीन के लिए भी चूंकि ये समय खराब दिखता है, इसका मतलब है कि 29 जुलाई से लेकर के 25 दिसंबर तक का समय एक डिसाइडिंग टाइम होगा, और जो कि चीन को कुछ बड़े झटके दे करके जाएगा, और चीन को काफ़ी इसमें समस्याएं आएंगी, चाहे वो युद्ध की वजह से हो या उनके मुख्य जो है प्रेसिडेंट हैं उनके स्वास्थ्य, या उनके ऊपर होने वाले किसी हमले, या किसी भी अन्य परिस्थितियों के कारण ये परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों आज हम ये बताना चाहते हैं अपने इस एपिसोड में कि हमने शी जिनपिंग की कुंडली की गहन विवेचना की, और उसके आधार पे हमें 29 जुलाई से 25 दिसंबर तक का उनका जो समय है वो काफ़ी कष्टप्रद दिखता है शी जिनपिंग का। और जैसा कि चीन की कुंडली की भी हमने विवेचना पहले की थी, और चीन की कुंडली में भी समय अभी काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो निश्चित रूप से चीन के ऊपर प्रेशर 29 जुलाई के बाद से बढ़ेगा और हर तरफ से समस्याएं उनको घेरेंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड, और अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यही आपसे अनुरोध है, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें
फिर से और अच्छी मेहनत करने का, प्रयास करने का मार्गदर्शन मिलता है। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कई भविष्यवाणियाँ पीछे की जो सत्य हुई हैं उन एपिसोड्स को भी देखें, और आप देखने से समझ जाएंगे कि कितनी सत्य भविष्यवाणियाँ हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा तो दोस्तों, डॉक्टर अनुराग तिवारी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।